हाउ टू चेंज योर माइंड बाय माइकल पोलन। धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सभी ड्रग्स बुरी नहीं होती हैं। ड्रग्स शब्द का नाम सुनते ही आपको पहला विचार क्या आता है? यही कि ड्रग्स बुरी होती हैं। असल में ड्रग्स के खिलाफ जस्ट से नो, यूजर्स आर लूजर्स और बी स्मार्ट डोंट स्टार्ट जैसे स्लोगन्स और कैंपेन्स की वजह से हमारे मन में ये बात बैठ जाना स्वाभाविक है। हालांकि इन कैंपेन्स का टारगेट वो ड्रग्स होती हैं जो गैर कानूनी, खतरनाक और जानलेवा भी हो सकती हैं और जिनकी लत आपकी सेहत और जिंदगी खराब कर देती है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो फायदेमंद हो सकती हैं। LSD, मैजिक मशरूम्स और साउथ अमेरिका में जम कर ली जाने वाली ayahuasca जैसी साइकोलॉजिकल ड्रग्स इसी कैटेगरी में आती हैं। इनकी मदद से लोग डिप्रेशन और बुरी लतों से बाहर आने में कामयाब हो सकते हैं। माइकल ने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके सच का पता लगाने का साहस दिखाया। इस किताब में वे बड़ी बेबाकी से अपने अनुभव साझा करते हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि पश्चिमी समाज का साइकेडेलिक दवाओं से परिचय कैसे हुआ, साइकेडेलिक मशरूम दिमाग पर क्या असर डालता है और साइकेडेलिक दवा लेने के बाद आप हवा में उड़ता हुआ क्यों महसूस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2006 में US सुप्रीम कोर्ट ने एक धार्मिक समुदाय यूनियाओ डे वेगेटर UDV को ayahuasca इस्तेमाल करने की मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। ayahuasca साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसमें साइकोएक्टिव गुण होते हैं। इसे चाय की तरह उबाल कर पिया जाता है और इसे पीने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशन होते हैं। इसमें पाए जाने वाले कुछ तत्व US में बैन हैं, लेकिन UDV को धार्मिक आधार पर इसके इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। ये नतीजा मील का पत्थर साबित हुआ और इसने ड्रग्स को लेकर US समाज की सोच बदलने की शुरुआत की। साइंस की दुनिया में भी इन ड्रग्स को लेकर सोच बदली है। इसका श्रेय जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के न्यूरोसाइंटिस्ट रोलैंड ग्रिफिथ्स को जाता है। साल 2006 में ग्रिफिथ्स ने साइकेडेलिक ड्रग्स के बारे में एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि ये ड्रग्स आध्यात्मिक विकास में मदद कर सकती हैं और कई तरह की मानसिक बीमारियों का सामना करने की हिम्मत देती हैं। इन ड्रग्स का जादुई असर होता है। ये आर्टिकल एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ग्रिफिथ्स इस विषय पर इतनी गहरी स्टडी करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने खास तरह के मशरूम में पाए जाने वाले साइलोसिबिलिन और उसके ह्यूमन साइकी पर पड़ने वाले असर पर फोकस किया था। इस स्टडी को मीडिया ने हाथों हाथ लिया। राष्ट्रपति बुश सीनियर के कार्यकाल में एंटी ड्रग पॉलिसी बनाने वाले रिसर्चर हर्बर्ट डी क्लेबर तक ने उनके काम की तारीफ की। इस घटना ने साइकेडेलिक ड्रग्स को लेकर लोगों की सोच बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि 1960 से ही इनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इनको सेहत के लिए खतरनाक भी समझा जाता है। हालांकि इसकी बड़ी वजह ये भी थी कि कुछ लोग बिना सोचे समझे ढेर सारी ड्रग्स ले लिया करते थे और फिर उसके बुरे नतीजे भुगतते थे। लेकिन इस स्टडी की बदौलत लोगों ने इस बात की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया कि हर ड्रग एक ही कैटेगरी में नहीं आती और एक लिमिट में लेने पर इनसे फायदे भी मिल सकते हैं। इस स्टडी ने ड्रग्स को 2 कैटेगरीज में बांट दिया, कोकेन और हेरोइन जैसी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स जिनकी लत लग जाती है और दूसरी साइलोसिबिन, LSD और मेस्केलिन जैसी ट्रेडिशनल ड्रग्स जिनको सही तरीके से लेने पर मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ताकत मिलती है। आगे हम इनके बारे में कुछ और जानेंगे। प्राकृतिक रूप से बहुत सी चीजों में साइकेडेलिक गुण हो सकते हैं, लेकिन इनकी पहचान करना सबके बस की बात नहीं है। ड्रग्स के नाम पर अपराधियों और गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स का व्यापार करने वालों की याद आ जाती है। यही वजह है कि कोई गहराई में जाकर ये नहीं सोचता कि ड्रग्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जहाँ बहुत सी संस्कृतियों के रीति रिवाजों में साइकेडेलिक चीजें एक जमाने में इस्तेमाल हो रही थी, पश्चिमी दुनिया को 1950s में जाकर इनकी जानकारी मिली। जब कुछ यात्री साउथ मेक्सिको घूमने गए, तब उनको पता चला कि कुछ ऐसे मशरूम भी होते हैं जिनमें साइलोसिबिन पाया जाता है। यहाँ रहने वाले मेजेटिक कबीले के लोग इसे सदियों से दवाई और धार्मिक आयोजनों में इस्तेमाल कर रहे थे। 1950s के अंत तक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक एल्बर्ट हॉफमैन ने अपनी लैब में आर्टिफिशियल तरीके से साइलोसिबिन बना लिया था। 1960s के दशक में ड्रग्स के खिलाफ आंदोलन जोर पकड़ रहा था और इस तरह की सारी चीजों को अमेरिका में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। पुलिस इससे जुड़े लोगों की धरपकड़ में जुटी हुई थी और लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि ये ड्रग्स बहुत नुकसानदायक होती हैं। उनको ये ख्याल ही नहीं रह गया था कि सदियों तक ये ड्रग्स आध्यात्मिक और दैवीय अनुभव देती रही हैं।
लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि हर कोई साइकेडेलिक चीजों का सेवन करने लगे। मशरूम जहरीले भी हो सकते हैं। इनकी सही पहचान एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। पॉल स्टैमेट जाने माने माइकोलॉजिस्ट हैं। उनका कहना है कि एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। साइकेडेलिक मशरूम दूसरे जंगली मशरूमों के साथ ही उगते हैं। ये देखने में बिल्कुल एक से होते हैं, पर दूसरे मशरूम्स बहुत जहरीले होते हैं। पॉल ने साइलोसिबिन वाले मशरूम की पहचान के लिए एक गाइड भी लिखी थी। ये उन लोगों के बहुत काम आती है जो जंगलों में एडवेंचर ट्रिप पर जाते हैं। इस मशरूम में गिल्स होती हैं, जिनमें पर्पल, ब्लैक या ब्राउन स्पॉर्स होते हैं। जब इन मशरूमों को कुचला जाता है तो नीली आभा नजर आती है। इसके बावजूद पहचान करने में गलती हो सकती है। इसलिए लेखक का कहना है कि ये काम बहुत समझदारी से और अपने रिस्क पर करना चाहिए। LSD किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही लेनी चाहिए। अगर आपने कभी साइकेडेलिक ड्रग ली है और आपका एक्सपीरियंस बुरा रहा है तो इसकी एक वजह गलत वातावरण हो सकता है। अल्कोहल, शोर शराबा और अनजान लोगों की मौजूदगी के भयानक नतीजे मिल सकते हैं। अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो साइकेडेलिक ड्रग्स लेना बहुत मददगार साबित हो सकता है। LSD के लिए सही माहौल और एक गाइड की जरूरत होती है। माइकल ने जब पहली बार LSD ली तब उनके गाइड फ्रिट्ज नाम के जर्मन व्यक्ति थे, जिन्होंने 3 दिन का शिविर आयोजित किया था ताकि लोग LSD के अच्छे अनुभव ले सकें। पहले दिन फ्रिट्ज ने माइकल को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का एक सेशन कराया। दूसरे दिन उनको LSD दी गई और तीसरे दिन इसके अनुभवों पर बात हुई। एक अच्छा गाइड पहले आपके लिए सुरक्षित और सुकून वाला माहौल बनाएगा। साथ ही वो आपके आसपास रहेगा ताकि अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो तो उसे दूर किया जा सके। ये भी कहा जाता है कि पहली बार किसी दोस्त या अपने पार्टनर के साथ LSD नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप खुद के अनुभव से ज्यादा उनकी चिंता करते रहेंगे और आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। माइकल को अपने अनुभव से ये समझ आया कि LSD का इफेक्ट आपकी उम्मीद से अलग भी हो सकता है। माइकल को पहले दिन से ही रोमांच महसूस होने लगा। फ्रिट्ज ने उनको तेजी से गहरी सांस लेने को कहा। थोड़ी ही देर में माइकल बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए खुद ब खुद ही ऐसे सांसें लेने लगे। फिर उनको ऐसा लगा कि वो किसी घोड़े पर सवार हैं और जीवन में पहली बार उनको खुद से जुड़ाव महसूस हुआ। सेशन खत्म होने के बाद लगभग आधे घंटे तक उनको अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होती रही। उन्होंने LSD लेकर कोई भी ऐसी असभ्य हरकत नहीं की जो नशे में डूबे लोग आमतौर पर करते हैं, जैसे कि हिंसक हो जाना या बड़बड़ाना। उनको अपने परिवार से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। उन्होंने इस दौरान अपने बेटे और पिता के चेहरे देखे। सेशन खत्म होने पर माइकल के मन में इन दोनों के लिए पहले से ज्यादा प्यार भर गया था। साइकेडेलिक चीजों को दैवीय गुणों या चमत्कारों से जोड़कर देखना अजीब लगता है, पर कुछ लोगों ने सच में इसका अनुभव किया है। माइकल LSD के सेवन को लेकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन उनको जितना आनंद मिला वो उनकी उम्मीद से कहीं कम था। उनमें भावनात्मक रूप से बहुत बदलाव आया, पर उनके लिए ये काफी नहीं था। इस वजह से उन्होंने कोई और ड्रग ट्राई करने का सोचा। अब बारी आई साइलोसिबिन मशरूम की। इस बार उनकी गाइड ईस्ट कोस्ट में रहने वाली मेरी नाम की महिला थी। माइकल पहले इन सब चीजों को शक की नजर से देखते थे। उनको लगता था कि लोग शायद बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, लेकिन इस बार उनका अनुभव कुछ और साबित करने वाला था। मेरी के यहाँ बहुत से प्लांट्स और फेमिनिज्म के सिंबल्स लगे हुए थे। जिस कमरे में साइलोसिबिन लिया जाना था उसे बड़े खास ढंग से तैयार किया गया था। एक पवित्र स्थान बनाकर बैंगनी रंग का कपड़ा बिछाया गया था। इसके ऊपर हार्ट के शेप का एक एमेथिस्ट रखा था। इसके अलावा एक बैंगनी क्रिस्टल, कैंडल होल्डर, तेज पत्ते की टहनी, बड़ा सा मशरूम और कौवे का पंख जैसी चीजें भी थी। माइकल को अभी तक चमत्कार जैसी बातों पर यकीन नहीं आया था। इस दौरान मैरी प्रार्थना करते हुए ईश्वरीय सत्ता में रहने वाले जीवों की आत्माओं को पुकार रही थी। शुरुआत में माइकल ने ये सब बहुत हल्के में लिया, क्योंकि उनको लगा मैरी भी झूठ मूठ के तंत्र मंत्र कर रही है। जैसे जैसे साइलोसिबिन का असर शुरू हुआ, माइकल को ये सब सच और सही लगने लगा। मैरी एक गाइड की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाते हुए बड़ी शांति और विश्वास से अपना काम कर रही थी। माइकल के लिए ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरा मशरूम खा लिया, यानी लगभग 2 ग्राम साइलोसिबिन। हालांकि ये एक नॉर्मल डोज थी, पर ये उनके द्वारा ली गई LSD से कहीं ज्यादा थी। ड्रग के असर से कुछ ही देर में माइकल वॉशरूम गए। उनको वहाँ हर तरफ चमक नजर आ रही थी। जब उन्होंने यूरिनेट किया तो ऐसा लगा जैसे कि उसमें से कीड़े निकल रहे हैं।
बाहर आने पर उनको मैरी का चेहरा बदला हुआ नजर आया। अब वो मारिया सबीना की तरह लग रही थी। मारिया मैक्सिको में बसे मैज़ेटेक समुदाय में आती थी और अपने जमाने की जानी मानी हीलर मानी जाती थी। लोगों का मानना है कि मारिया ने ही कबीले से बाहर के लोगों को साइलोसिबिन मशरूम की जानकारी दी थी। जैसे जैसे वक्त होता गया, माइकल के मन के दरवाजे खुलते गए। वो अपने आसपास की भौतिक चीजों को महसूस कर पा रहे थे, पर अब हर चीज एक नए रूप में नजर आ रही थी। उनकी चेतना अलग रूप लेने लगी थी। उनमें ईगो का अंश तक नहीं बचा था। वो किसी नई दुनिया के दरवाजे तक पहुंच गए थे। साइकेडेलिक चीजें सब ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ा देती हैं। इस वजह से तरह तरह के वहम होने लगते हैं, जिसे लोग चमत्कारी या ईश्वरीय घटना मान लेते हैं। साइकेडेलिक्स लेने के बाद तो लोग तरह तरह की आवाजें सुनने, बनते बिगड़ते चेहरे देखने और ऐसे ही बहुत सी अजीब बातें करते हैं। पर उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है जो उनको ये सब महसूस करवाता है? क्या वो सच में ऐसा कुछ देख पाते हैं जो हम सामान्य तौर पर नहीं देख सकते, या फिर ये उनका वहम होता है? इस पर स्टडी करने के बाद न्यूरोसाइंटिस्ट ये पता लगा चुके हैं कि साइकेडेलिक चीजें ब्रेन की एक्टिविटीज पर असर डालती हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन में न्यूरोसाइंटिस्ट रॉबन कारहार्ट हैरिस और उनके सहयोगियों ने मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी की मदद से साइलोसिबिन के दिमाग पर होने वाले असर की स्टडी की। इसकी मदद से सामान्य अवस्था में ब्रेन के अलग अलग हिस्सों का व्यवहार और साइकेडेलिक ड्रग्स के बाद उनका व्यवहार एक मैप की तरह देखा जा सकता है। आमतौर पर हर हिस्सा इंडिविजुअल तरीके से काम करता है। जैसे विजन, मेमोरी और हियरिंग के लिए जिम्मेदार हिस्से अपना फंक्शन करते रहते हैं, लेकिन साइलोसिबिन के प्रभाव से इनके न्यूरल कनेक्शन आपस में जुड़ने लगे और एक दूसरे के काम को प्रभावित करने लगे। दूसरे शब्दों में कहें तो छोटी छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट्स अब आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट बन गई और इनका खुद पर कंट्रोल खत्म हो गया। वैज्ञानिक इसी को साइकेडेलिक एक्सपीरियंस के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। इनकी वजह से लोग ऐसी चीजें देखने, सुनने और महसूस करने लगते हैं जो हम आम या स्टेबल कंडीशन में नहीं देख सकते। मैरी का चेहरा बदलते हुए देखना माइकल का विजुअल हैलुसिनेशन ही था। साइलोसिबिन लेने पर सिनेस्थीसिया भी बहुत कॉमन है। इसमें सेंस ऑर्गन के न्यूरल कनेक्शंस आपस में उलझ जाते हैं। ऐसे समय में आपको आवाजें दिखाई देने लगती हैं और टेस्ट कोई भौतिक चीज बन जाता है। जब ये एक्टिविटी पॉजिटिव होती है तो अच्छे अनुभव होते हैं, आपके दिमाग में अच्छे विचार आते हैं और इस स्टेट से बाहर आकर लोग बेहतर महसूस करते हैं। उनके लिए नशे या किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना आसान हो जाता है। उनके सोचने समझने की ताकत बढ़ जाती है और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। अब अस्पतालों में भी अपने आखिरी वक्त की तरफ बढ़ रहे लोगों के इलाज के लिए साइकेडेलिक ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। हर अस्पताल का स्टैंडर्ड अलग होता है। जरूरी नहीं कि हर जगह एकदम एडवांस लेवल की हेल्थ केयर मिले, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे भी होते हैं जहां आपको बिल्कुल घर वाला माहौल नजर आता है। न्यूयॉर्क सिटी हॉस्पिटल भी इनमें से एक है। यहाँ आपको कमरे में सफेद चादर बिछे हुए बिस्तर और उन पर लेटे हुए मरीज नहीं मिलते, बल्कि वहाँ लिविंग रूम जैसे कमरे होते हैं जहाँ आरामदायक सोफे और रिक्लाइनर्स होते हैं। ये कमरे ऐसे मरीजों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो मौत की कगार पर हैं। ये घर जैसा माहौल इसलिए बनाया जाता है कि वो सुकून से साइकेडेलिक ट्रीटमेंट ले सकें। रिसर्च कहती है कि साइलोसिबिन और दूसरी साइकेडेलिक ड्रग्स उन मरीजों में एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल कम कर सकती हैं जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं। इससे कम से कम वो अपना बचा हुआ वक्त शांति से काट लेते हैं। पैट्रिक मेटिस ऐसे ही एक मरीज हैं। उनको अप्रैल 2010 में 53 साल की उम्र में कीमोथेरेपी कराते हुए 3 साल पूरे हो गए थे, जबकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ था। पैट्रिक को बाइल डक्ट का कैंसर था जो फेफड़ों तक पहुंच चुका था। जीवन की आखिरी स्टेज पर पहुंचकर वे अपनी मर्जी से इस हॉस्पिटल की ट्रायल स्टडी का हिस्सा बने। ये स्टडी पैट्रिक जैसे लोगों पर साइलोसिबिन का प्रभाव जांचने के लिए की जा रही थी। इस तरह की स्टडीज बहुत रेयर हैं। 2016 तक न्यूयॉर्क सिटी में सिर्फ 2 स्टडीज ही की गई थी। इस स्टडी के 2 सेशन थे। एक में नियासिन नाम का प्लेसिबो दिया गया और दूसरे में साइलोसिबिन की 25 mg की डोज दी गई। दूसरे सेशन में पैट्रिक को बहुत यादगार अनुभव हुआ। उनको अपनी भाभी नजर आई जो कुछ सालों पहले कैंसर से चल बसी थी। उनको मिशेल ओबामा जैसी नामचीन महिलाएं भी नजर आईं। वे माँ और बच्चे का प्यार पहले से ज्यादा गहराई से समझने लगे। इस साइलोसिबिन ने उनके जीवन को एक नई दिशा ही दे दी। उनको लगा अब वो एक नया जीवन जी रहे हैं। पैट्रिक को थेरेपी के बाद बहुत आराम मिला, पर इसके दौरान वो कई बार रोए और उनकी सांसें भारी हो गईं।
जो लोग उनको मॉनिटर कर रहे थे वो भी सोच में पड़ गए थे कि ये स्टेज पैट्रिक के लिए खतरनाक हो सकती है। इस दौरान पैट्रिक ने ये भी कहा कि जीवन और मृत्यु दोनों ही कठिन रास्ते हैं। इसके बाद वो इस तरह एक्ट करने लगे जैसे वो बच्चा पैदा करने वाले हैं। हालांकि ये सेशन बहुत थका देने वाला था, पर पैट्रिक को इससे बहुत आराम आया। उन्होंने जीवन और मृत्यु के चक्र को एक नए नजरिए से समझा। इस ट्रायल के नतीजे बहुत अच्छे रहे और उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन में 80% आराम आ गया। अब और भी ट्रायल स्टडीज शुरू हुई हैं। आने वाला वक्त ये तय करेगा कि इस ट्रीटमेंट को बड़ी पहचान मिल पाती है या नहीं। साइकेडेलिक ड्रग्स की वजह से लोगों का जिंदगी के प्रति नजरिया बदल सकता है और वो बुरी लतों से छुटकारा भी पा सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स और साइकेडेलिक ड्रग्स लेने वालों में क्या समानता है? वे दोनों ही हाई रहते हैं, लेकिन ये तो हुई मजाक की बात। असल में दोनों ही लाइफ को एक नए तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। नासा के अपोलो मिशन के दौरान करीब दर्जन भर अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए। इनमें से ज्यादातर अपना अनुभव बताते हुए ये कहते हैं कि चांद से धरती को देखना बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। ये बस एक छोटे से नीले गोले की तरह नजर आई, जिसके आसपास अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। ऐसा लगता था जैसे ये गोला कभी भी टूटकर इस अंधेरे में समा जाएगा। अपोलो 14 मिशन में शामिल रहे एडगर मिशेल को अपने ही प्लैनेट को स्पेसशिप से देखना बड़ा चमत्कारी लगा। वे इसे सविकल्प समाधि कहते हैं, एक ऐसा आध्यात्मिक पल जब आप खुद को एक भौतिक शरीर की तरह नहीं बल्कि अनंत सत्ता में विलीन पाते हैं। साइकेडेलिक्स का असर भी कुछ इस तरह का होता है। इसे लेने वालों को लगता है कि वो इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन चुके हैं या वो सितारों की दुनिया में पहुंच गए हैं। इससे लोग अपनी कोई बुरी आदत या नशे जैसी लत छोड़ने में सफल हो जाते हैं। साल 2009 में साइकोलॉजिस्ट मैथ्यू जॉनसन ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक स्टडी शुरू की। इसका लक्ष्य ये पता करना था कि क्या साइकेडेलिक्स की मदद से लोग स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। इसमें भाग लेने वाले लोगों को कुछ समय तक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी गई। इसके बाद 1 साल के दौरान इनको साइलोसिबिन की डोज दी जाती रही। इसके साथ ये भी जांच होती रही कि इनकी स्मोकिंग पैटर्न पर क्या असर पड़ रहा है। स्टडी में 15 लोगों ने भाग लिया था। 6 महीने में 80% लोग स्मोकिंग से परहेज करने लगे थे। 1 साल बाद 67% लोगों ने पूरी तरह से स्मोकिंग छोड़ दी। आज की तारीख में चलाए जा रहे दूसरे क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम्स से ये स्टडी कहीं ज्यादा सफल है। साइकेडेलिक सेशन के दौरान जिन लोगों को बहुत गहरे अनुभव हुए थे, उनका रिजल्ट सबसे अच्छा आया था। ये तरीका काम तो करता है, लेकिन इस बात की स्टडी भी की जानी चाहिए कि ये काम कैसे करता है। साइकेडेलिक्स डिप्रेशन कम करने में मदद करते हैं। साइकेडेलिक्स को धीरे धीरे मान्यता मिल रही है। 2017 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने एक स्टडी कराने का प्रस्ताव रखा, जिससे पता चल सके कि साइकेडेलिक्स डिप्रेशन ठीक करने में किस तरह मदद कर सकते हैं, क्योंकि आज इतनी दवाओं के होते हुए भी डिप्रेशन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक के रिजल्ट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि साइकेडेलिक्स वाकई डिप्रेशन में फायदा करते हैं। वैसे तो 2016 में न्यूरोसाइंटिस्ट रॉबिन कारहार्ट हैरिस की लंदन इंपीरियल कॉलेज में की गई स्टडी से ही अच्छी खबर आनी शुरू हो गई थी। उन्होंने 6 महिलाओं और 6 पुरुषों पर साइलोसिबिन की स्टडी की। ये सब क्रोनिक डिप्रेशन से गुजर रहे थे और इसके इलाज के लिए कम से कम 2 अलग तरह की थेरेपीज ट्राई कर चुके थे। हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकला था, पर सिर्फ 1 हफ्ते की साइकेडेलिक थेरेपी के बाद ही 80% लोगों में सुधार आने लगा, जबकि 60% का डिप्रेशन पूरी तरह ठीक हो गया। इस सफलता से उत्साहित होकर अब 20 लोगों को 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिया गया। 6 हफ्तों बाद इनकी दोबारा जांच की गई, लेकिन इस बार के नतीजे कुछ खास नहीं थे। सिर्फ 6 लोगों ने कहा कि वो पूरी तरह ठीक हैं। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ मरीजों को एक अंतराल पर साइलोसिबिन ट्रीटमेंट दोबारा देने की जरूरत होती है, बिल्कुल एक बूस्टर डोज की तरह। फिलहाल ऐसा लगता है कि साइकेडेलिक्स प्रचलित दवाओं की जगह ले सकते हैं। ये दवाइयाँ लगातार खानी पड़ती हैं और इनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। इस फील्ड में लगातार स्टडीज की जा रही हैं ताकि साइकेडेलिक्स के असर को और अच्छी तरह समझा जा सके। आगे जो भी हो, हम इतना तो जरूर जानते हैं कि साइकेडेलिक्स डिप्रेशन के मरीजों को जिंदगी से एक नया परिचय कराती हैं और इस तरह उनके मन पर गहरा और सकारात्मक असर बदलाव ले आती हैं। इंपीरियल कॉलेज के मरीजों का इंटरव्यू करते हुए साइकोलॉजिस्ट रोजलिंड वॉट्स ने ये समझने की कोशिश की कि इन मरीजों में आखिर ऐसा कौन सा बदलाव हुआ जिससे उनको आराम मिला। ज्यादातर लोगों का जवाब था कि डिप्रेशन ने उनको बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था। उनको किसी चीज से जुड़ाव नहीं रह गया था।
न अपने करीबी लोगों से, न खुद से, न किसी तरह की आध्यात्मिकता से, और न ही अपने आने वाले कल से। डिप्रेशन में आम तौर पर यही होता है। लोग सुंदर से सुंदर चीज को देखकर आकर्षित नहीं होते, किसी बात पर खुश नहीं होते। लेकिन इन मरीजों का कहना था कि साइलोसिबिन ने उनको दुनिया, अपने आसपास की चीजों, अपने परिवार, दोस्तों से वापस जोड़ दिया था। भले ही ये जुड़ाव साइलोसिबिन के असर खत्म होने तक ही रहा हो, अब तक मौजूद डेटा के आधार पर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि साइकेडेलिक्स में डिप्रेशन जैसी बहुत सी मानसिक परेशानियों से निपटने की ताकत है, जिसके मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिन चीजों को पहले नुकसानदायक समझकर बैन कर दिया गया था, हो सकता है आने वाले कल में वो बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य और खुशी का जरिया बन जाएं। कुल मिलाकर साइकेडेलिक्स के बारे में लंबे समय तक ये गलतफहमी बनी रही कि ये नशे की तरह अपनी गिरफ्त में ले लेती है और सेहत को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन स्टडी से ये सामने आया कि ये बहुत सी दिमागी बीमारियों के इलाज में मदद कर सकती है। कुछ कबीले सालों से इलाज और धार्मिक रीति रिवाजों में इनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्या करें? साइकेडेलिक्स हमेशा किसी अच्छे और भरोसेमंद गाइड की निगरानी में लें। इनके अच्छे और बुरे दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, इसलिए इनको लेते समय कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है।